हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यूके गवर्नमेंट को इमिग्रेशन वाइट पेपर लाए हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद कोई भी और नई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जो इमिग्रेशन वाइट पेपर में चीज़ें बताई गई हैं वो बहुत सारे इंडियंस के लिए अनफेवरेबल हैं। चाहे वो लोग हों जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, जो सेटलमेंट रूट पर जाना चाहते हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि उनको 5 साल में आईएलआर मिलेगी, 10 साल में मिलेगी। वैसे ही ग्रेजुएट वीज़ा पे ये नहीं बताया कि करंट स्टूडेंट्स के लिए भी वो 18 महीने कर दिया जाएगा या फिर जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए 18 महीने का होगा। मेरे हिसाब से करंट स्टूडेंट्स के लिए 18 महीने का नहीं होगा, उनको 2 साल का ही ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो ये अभी वाइट पेपर है, ये अभी जो पॉलिसीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। तो जब तक करंट स्टूडेंट सेप्टेम्बर इनटेक वाले जो पिछले साल आए थे वो इस साल अपना ईयर कंप्लीट करेंगे, मोस्ट लाइकली ये रूल्स उन पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी इमिग्रेशन वाइट पेपर का जो मेन फोकस है वो यहाँ पे इमिग्रेशन कम करना है। तो जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं उनको एक दूसरे टेम्पररी वीज़ा पे डालने में गवर्नमेंट को उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ये रूल वैसे भी अगर करंट स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है, दैट विल बी अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आए थे तो उनको 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा प्रॉमिस करा गया था। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेरे को पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि जो लोग यूके में आना चाहते हैं इस साल पढ़ाई करने, उनको अब यूके चूज़ करना चाहिए कि नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो ये रूल्स हैं अपकमिंग स्टूडेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करेंगे और इससे आपके यहाँ पे जॉब्स के चांसेस कितने होंगे, यहाँ पे आने का बेनिफिट है कि नहीं, और वो कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अभी भी बोलूँगा कि वो यूके में आ सकते हैं, बट उसके अलावा आई वुडेंट रिकमेंड कमिंग हेयर टू द यूके टू स्टडी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि वो कौन सी 3 सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेंगी जो रूल्स में बदलाव आया है। सबसे पहले तो ग्रेजुएट वीज़ा 24 मंथ से 18 मंथ्स कर दिया है, इसका इम्पैक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में इमिग्रेशन स्किल चार्ज को 32% इंक्रीज करा जाएगा। एंड ये वो कॉस्ट होती है जो एम्प्लॉयर को ही बेयर करनी होती है, इसमें आप भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दैट्स इलीगल। तो यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप कॉस्ट और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को स्पॉन्सर करना कंपनीज फेवर नहीं करेंगी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप कॉस्ट आर ऑलरेडी वेरी वेरी हाई। तीसरी जो चीज़ है, यहाँ पे आईएलआर का टाइम 5 साल से 10 साल कर दिया जाएगा। मतलब 10 साल तक कंपनी को आपको स्पॉन्सर करते रहना पड़ेगा। 3 साल का रूट है तो 3 बार मिनिमम, और उसके बाद 1 साल और 5 साल का रूट है तो 2 बार स्पॉन्सर। तो एक एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट इन द लॉन्ग रन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलने में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में यूके में जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर हम देखो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे ना, एक एम्प्लॉयर किसी इंसान को जब हायर करता है तो वो चाहता है कम से कम ये इंसान ना यहाँ पे 2-3 साल तो काम करे, एंड उसके बाद उसको यहाँ पे रहना हो नहीं रहना हो, क्योंकि एक एवरेज टाइम जो कोई इंसान एक कंपनी में काम करता है 2-3 साल तो होता ही है। तो 2 साल के बाद भी कोई छोड़ दे तो वो कंपनी के लिए एक नॉर्मली बात है। एंड इसीलिए ग्रेजुएट वीज़ा पे ना बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिली भी हैं, बिकॉज 2 साल का तो उनके पास ग्रेजुएट वीज़ा होता ही है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टूडेंट वीज़ा से ही एक कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो और टाइम पीरियड एक्सटेंड करके उसको 2.5 साल का भी कर लेते थे लगभग, जैसे मैंने करा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रेजुएट वीज़ा का टाइम पीरियड है वो हो गया है कम। अब आपने ना एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे जैसे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेजुएट वीज़ा पे टाइम पीरियड कम होता है ना, उनको जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 3 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं जॉब्स ढूंढते ढूंढते, और उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन फिर उनको क्या रियलाइज़ होता है कि जैसे जैसे उनका टाइम कम हो रहा है वीज़ा पे, उनको और मुश्किल आ रही है जॉब मिलने में, बिकॉज एम्प्लॉयर को दिखता है कि इसको तो 1 से 1.5 साल में ही वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, तो हम किसी ऐसे इंसान को क्यों हायर करें जिसको हायर करते टाइम अगर आपकी 3 साल की वीज़ा स्पॉन्सरशिप है तो 5,500 पाउंड्स तक की फ़ी टोटल लगती है पे करने की। एंड अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हो जहाँ पे इमिग्रेशन स्किल चार्ज ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपकी 3 साल की जो स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट होती है वो 7,500 पाउंड या फिर 7,400 पाउंड्स तक लगभग होती है, जो कि हायर करते हुए टाइम देने पड़ती है। तो कंपनी चाहती है कम से कम एक इंसान जो आ रहा है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए करे,
काम, और अगर वो अच्छा कर रहा है उसको 2 साल के बाद स्पॉन्सर हम कर दें। बट अगर आप यहाँ पर आते हो, आपको 18 महीने का टोटल ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, जिसमें से आपको 2-3-4 महीने जॉब्स ढूँढने में लगेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है होगी क्या? कि आपको इनिशियल जॉब ही मिलने में बहुत दिक्कत आएगी, स्पॉन्सरशिप तो दूर की बात है। बिकॉज़ कंपनी को पता है कि आपको बहुत कम टाइम में वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए, और कंपनी को लंबे टाइम तक आपको स्पॉन्सर करते रहना पड़ेगा। एंड अभी इमिग्रेशन स्किल चार्ज भी 32% बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो 3 साल की स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट 8400 पाउंड्स तक, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, 8400 पाउंड्स तक चली जाएगी। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये लगभग 5800 पाउंड्स तक चली जाएगी, इंक्रीज होकर 54 या 5300 से। तो ये नंबर्स बहुत बड़े हैं एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे अगर आपको इनिशियल सैलरी 30-35,000 पाउंड्स मिल रही है, उसके लिए हायर करते टाइम अगर किसी कंपनी को आपको लगभग 6,000 पाउंड्स अगर पे करने पड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हिचकिचाते हैं। एंड इनफैक्ट मतलब अभी मेरे को यहाँ पे देखो काफ़ी टाइम हो गया जॉब करते हुए, मैं भी अगर किसी रिक्रूटर से बात करता हूँ, मेरे को कोई रीच आउट करता है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट। तो मतलब कई बार मेरा होता है क्यों एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है, लेट्स हियर आउट कि क्या है वो अपॉर्चुनिटी। तो सब कुछ अच्छा जाता है, उनको मैं अच्छा लगता हूँ, एंड वो काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मुझे वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए, जबकि मुझे यहाँ पे काम करते हुए इतना टाइम हो गया वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेके, और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तब एम्प्लॉयर मतलब बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। और जो हायरिंग मैनेजर होता है मतलब वो बात ही करना छोड़ देता है, कहते हैं अरे ये तो हमें शायद पहले पता होना चाहिए था क्योंकि हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते। एक रिक्रूटर ने तो मेरे को ये तक बोल दिया था कि हमें एम्प्लॉयर से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो लोगों को स्पॉन्सरशिप चाहिए उनको हम इंटरव्यू प्रोसेस में आगे ना लेके जाएं। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि हर कंपनी में ऐसा होता है और ज़ीरो चांसेस है स्पॉन्सरशिप मिलने के, लेकिन एक रियल स्ट्रगल है वीज़ा स्पॉन्सरशिप को सिक्योर करने में। अब 18 महीने का ग्रेजुएट वीज़ा ना, इससे एक और इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल कम हो जा रहा है। सपोज आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो कम से कम पहले आप 24 मंथ्स तो जॉब कर सकते थे ना, लेकिन अब आप 18 मंथ्स ही कर पाओगे। तो 6 महीने जो आप यहाँ पे रह के पैसा कमा सकते थे वो नहीं कमा पाओगे। वेयर एज जो आपकी पढ़ाई की कॉस्ट है, सारे आपके रहने की कॉस्ट है 1 साल की, वो एज इट इज़ है। तो आप 1 साल की फ़ी पे कर रहे हो, 1 साल का खर्चा दे रहे हो इन दिस हाईली इन्फ्लेटेड वर्ल्ड। तो कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो और कम हो गया है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो मैं कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स अभी बताऊँगा जो आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनको ही मैं बोलूँगा यहाँ पर आएँ। अदरवाइज़ जो बाकी बच्चे हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं वो यूके में आना अवॉइड करें। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को आपको डीमोटिवेट करने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि यहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बट आई रियली फील बैड जब कोई यहाँ पर आता है और उन्हें पूरी अवेयरनेस नहीं होती और फिर वो इंसान यहाँ पे आके स्ट्रगल करता है। बिकॉज मैं पर्सनल कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करता हूँ और बच्चे मेरे को अपनी सिचुएशन बताते हैं तो मेरे को अच्छा फील नहीं होता। आई कैन रियली फील देयर पेन बिकॉज इट कॉस्ट्स अ लॉट टू कम हेयर टू स्टडी हेयर। बहुत सारे बच्चे बड़ा एजुकेशन लोन लेकर आते हैं या फिर उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ी पे करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करा था टू सेंड मी हेयर। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता जब वो बच्चे यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिले तो आप एक सही डिसीजन भी ले पाते हो। तो देखो, मेरी ओपिनियन में उन लोगों को अभी भी यहाँ पे आना चाहिए जिनके पास एक नीश एक्सपीरियंस है, एक स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपीरियंस है, वो हाईली स्किल्ड हैं और उस डोमेन में यहाँ पे जॉब्स हैं और लैक ऑफ टैलेंट है। तो अगर ऐसा आपका कोई डोमेन है, जैसे आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है, एसीसीए हो गया, एक्चुअरी हो गया, या फिर और कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, क्योंकि जो लंदन है वो वर्ल्ड का फाइनेंशियल हब है। और इसके अलावा और भी यहाँ पे डोमेन्स हैं जहाँ पे लैक ऑफ टैलेंट है। तो अगर आप उन फील्ड्स में जाना चाहते हो और आप हाईली स्किल्ड हो, आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ पे आके मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको एंट्री लेवल पे जॉब स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। और 18 मंथ्स का टाइम पीरियड भी आपके लिए इनफ होगा एक जॉब सिक्योर करके यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, ताकि आप कुछ साल यहाँ पे और काम कर सको। इसके बाद मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप एआई लीडर बनना चाहते हो यहाँ पे, या फिर आप इंजीनियरिंग में यहाँ पे आके कंप्यूटर साइंस
में या फिर और जो इन डिमांड इंजीनियरिंग रोल्स में आपको फ्यूचर में काम करना है, तो उसके लिए भी अभी भी यहाँ पे डिमांड रहेगी। और इमिग्रेशन वाइट पेपर में इनफैक्ट स्पेसिफिकली बोला भी था कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एआई लीडर्स, ये सब जो लोग हैं इनको आईएलआर में कंसेशन मिलेगा। उनको 5 साल में ही आईएलआर मिलेगी, 10 साल में नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ऑलरेडी एग्जाम्पशन बना भी रखी है। तो अगर आप इन डोमेन्स में काम करना चाहते हो फिर भी यूके आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। इसके बाद मैं बोलूँगा अगर आप इन डोमेन्स में नहीं हो लेकिन आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, जो कि आप सेम काम यहाँ पे आके कंपनीज के लिए कर सकते हो एज इट इज़, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप एज इट इज़ अपना स्किल सेट इंडिया वाला यूके में आके यूज़ कर सकते हो और वो सेम काम यहाँ पे करके यहाँ की कंपनीज के लिए वैल्यू बना सकते हो, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, बिकॉज मैं भी यहाँ पे काफ़ी नीश एक्सपीरियंस लेकर आया था ऐप मार्केटिंग का, और मेरे को फॉर्चुनेटली अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। उतना ज़्यादा मेरे को जॉब्स के लिए सर्च नहीं करना पड़ा इन माई इनिशियल फेज़ कि मैं 100-200 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे को पहली 3-4 एप्लीकेशंस में ही फॉर्चुनेटली जॉब मेरे को मिल गई थी। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। पहले मैं लोगों को बोलता था कि कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आओ, बट सिंस मार्केट कंडीशंस और टाइट हो गई हैं, मैं मानता हूँ कि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको अभी भी कंपेटिटिव बना के रखेगा। 2 से 3 साल वालों को भी मैं उतना अभी रेकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप उन कैटेगरी के लोगों में नहीं आते जिन पे 5 साल का आईएलआर का रूल अप्लाई होता है और आप पे 10 साल का रूल लगता है, तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सेटल नहीं होना चाहते हो तो यहाँ पे आप आना। बिकॉज अगर आपका गोल है यहाँ पे सेटल होना, तो अभी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सेटलमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल करने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम आके एक्सपीरियंस लेके, एक्सपोजर लेके वापस जाना चाहते हो तो आप यूके में आओ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आना चाहते हो तो जो करंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सेटलमेंट बहुत मुश्किल कर रही है। एंड जो नेक्स्ट आने के जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से करंट गवर्नमेंट इतने प्रेशर में है, उनके रूल्स तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मतलब मैं देख रहा था नाइजल फराज जो हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर हमारी गवर्नमेंट पावर में आती है तो हम जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग जो आते हैं या फिर जो बाहर से फॉरेन वर्कर्स आते हैं उनके लिए सेटलमेंट का ऑप्शन ही हटा देंगे, चाहे वो कितना भी यहाँ पे काम करें। तो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली हैं और करंट गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे सेटलमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रहा है। तो अगर आपका गोल है सेटलमेंट, तो ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पे सेटलमेंट आसान हो। बिकॉज यहाँ पे चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बनाती जा रही है गवर्नमेंट नए लोगों के लिए जो यहाँ पे आने वाले हैं, और आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा विद लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ इन द जॉब मार्केट टू सेटल हेयर फाइनली। इसके बाद अगर आप एक बहुत बड़ा एजुकेशन लोन लेके यूके में आना चाहते हो, आई वुडंट रिकमेंड दैट। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, जो पहले भी बच्चे ग्रेजुएट वीज़ा पे आते थे वो भी पूरा आरओआई नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स अगर आप 30-35 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हो, आप साल का 4 से 5 हज़ार पाउंड से ज़्यादा बचा ही नहीं पाओगे। और अगर आप 40-50 हज़ार पाउंड्स भी कमा रहे हो तो भी शायद आपकी 2 साल की सेविंग्स 20-25 लाख हो जाए। लेकिन आपकी जो पढ़ाई की कॉस्ट है और आपका जो इंटरेस्ट लगेगा एजुकेशन लोन पे और आपका जो रहने की कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी आपकी अर्निंग से, और बाद में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती आपको तो फिर आप पैसे रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एक बहुत बड़ा एजुकेशन लोन लेकर आ रहे हो एंड आपके लिए उसको पे बैक करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई लोगों का ना क्या होता है, उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो स्टार्टिंग में तो एजुकेशन लोन ले लेते हैं, बट अगर बच्चा पे कर पाए ना कर पाए तो उनके पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और पेरेंट्स उसको सेटल कर देते हैं। बट अगर आपकी ऐसी पोजीशन नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स आपका एजुकेशन लोन नहीं उठा सकते, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आई वुडंट से कि आप यहाँ पे 20-25-30 लाख का एजुकेशन लोन लेकर आओ। ठीक है, 5-6 लाख रुपए तक का अगर आपको लोन लेना है, या 8-9-10 लाख का भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको लोन लेना है तो वो ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे आप लोन लेकर मत आना। एंड अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हेड्स अप है कि यूके की डिग्री की ऑन पेपर वैल्यू आपको इंडिया में उतनी नहीं मिलेगी। कि आप अगर सोचो आपने यूके से पढ़ाई कर ली और इंडियन जॉब मार्केट में जाओ तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है बट उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर आप यहाँ पे आके
पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बिना जॉब करे वापस चले जाओगे तो उसका आपको आरओआई नहीं मिलेगा। तो आपको एक ये भी अपने माइंड में चीज़ रखनी है कि अगर आप यहाँ पे आके बस एक्सपोज़र लेना चाहते हो, तो ही यहाँ पर आना, नहीं तो फ्रेशर्स के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगा यूके को, बिकॉज़ अगर आपको जॉब नहीं मिलती टाइम पे, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती टाइम पे, तो आपके पास क्या होगा, बहुत बड़ा एजुकेशन लोन हो सकता है, बहुत बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं एंड उसके बाद यूके में अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप इंडिया वापस जाओगे और वहाँ पे भी आपको एक बहुत हाई पेइंग जॉब शायद ना मिले। तो एक तरह से आप पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। सो दैट्स माय ओवरऑल एडवाइस एंड अगर आपके थॉट्स मेरे से डिफरेंट हैं, तो दैट्स फाइन। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी कि देखो, मैं यहाँ पे बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद एज अ स्टूडेंट आया था, मैं जानता हूँ यहाँ की सिचुएशन एंड आई डोंट वांट कि कोई बच्चा यहाँ पे आके स्टक फील करे और ट्रैप फील करे और स्कैम्ड फील करे। तो आई होप जो भी यहाँ पे बच्चे आने वाले हैं इन द कमिंग इनटेक, वो एक वाइज डिसीजन लेंगे। मैंने आपको यहाँ की रियलिटी बता दी है एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय।